हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्ट एंड फ्यूरियस क्लासेस बार। दिस इज करण कुमार शर्मा। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो वो है जेनेटिक्स 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 5। जिन स्टूडेंट्स ने पहले के क्लास को अटेंड नहीं किया है वो सबसे पहले पहले के क्लास को अटेंड करेंगे, तब जाकर उनको आगे के कंटेंट समझ में आएंगे। ठीक है बाबू, हम लोग जो पढ़ रहे हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन टॉपिक को रीड कर रहे हैं और ऑलरेडी इस चैप्टर में हम लोगों ने 9 से 10 क्लास को अटेंड कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट 2 क्लास में हम लोग जो है मॉर्गन्स के डायहाइब्रिड क्रॉस को समझ रहे थे। मॉर्गन्स के डायहाइब्रिड क्रॉस को समझ रहे थे और मॉर्गन्स के डायहाइब्रिड क्रॉस जो थे उन्होंने 2 क्रॉस कराया था, क्रॉस ए और फिर कराया उन्होंने क्रॉस बी कराया। ठीक है ना, क्रॉस ए कराया और फिर क्या कराया, क्रॉस बी कराया उन्होंने। क्रॉस ए और क्रॉस बी हम ये दोनों को समझ चुके हैं और दोनों का जब मेंडल के हिसाब से हमने फिनोटिपिक परसेंटेज को देखा, फिनोटिपिक परसेंटेज को देखा तो हमने देखा कि मॉर्गन ने बताया कि जब उन्होंने क्रॉस ए कराया था तो फिनोटिपिक परसेंटेज जो था वो पैरेंटल कॉम्बिनेशन जो देखने को उनको मिला था, यानी कि जो अपने पैतृक लक्षणों वाले जो ड्रोसोफिला थे उनकी जो संख्या थी वो अधिक थी, यानी कि ऑलमोस्ट ये जो था 98.7%। और उन्होंने रिकॉम्बिनेशन संतति को देखा था। पैरेंटल कॉम्बिनेशन वाले 98.7% थे और रिकॉम्बिनेंट जो ऑफ स्प्रिंग थे वो 1.3% के आसपास थे, 1.3% के आसपास थे। यानी क्रॉस ए में उन्होंने देखा कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन काफ़ी अधिक है और रिकॉम्बिनेशन जो है काफ़ी कम है। ठीक है, जब उन्होंने क्रॉस बी कराया और उनका फिनोटिपिक रेशियो निकाला, फिनोटिपिक परसेंटेज निकाला, तो उन्होंने पाया कि जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, परसेंटेज याद रखना है बाबू, आपके बोर्ड्स में तो नहीं पूछे जाएंगे लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है पूछने के चांसेस हैं। ठीक है ना, तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन जो उनको देखने को मिला था वो मिला था ऑलमोस्ट 62.8% और जो रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला था, वो मिला था 37.2% के आसपास। ठीक है, जब उन्होंने क्रॉस ए कराया था तो वहां पर उन्होंने 2 जो लक्षण लिए थे, क्रॉस जब ए कराया था तो उन्होंने जो लक्षण लिए थे, उन्होंने जो 2 ट्रेट लिए थे, वो ट्रेट था क्या, सबसे पहला जो ट्रेट था वहां पे बडी कलर। आपको याद होगा जब हम क्रॉस ए करा रहे थे तो वहां पर हम 2 लक्षणों की वंशागति को रीड कर रहे थे। सबसे पहला जो लक्षण था वो उन्होंने सिलेक्ट किया था बडी कलर को और दूसरा जो ट्रेट उन्होंने सेलेक्ट किया था आई कलर को। ठीक है, तो इसके हिसाब से इन दोनों का जो जीन्स होता है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, यानी कि ये दोनों जो है एक्स लिंक्ड जीन थे। ठीक है, तो ये दोनों कैरेक्टर के हिसाब से, ये दोनों ट्रेट के हिसाब से उनका जो परसेंटेज निकला था F2 जनरेशन में 98.7%, जो कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन थे, वो या तो प्योर मदर के लक्षण को शो कर रहे थे या तो प्योर फादर के लक्षण को शो कर रहे थे। ठीक है, लेकिन 1.3% जो संतति थे वो एक लक्षण मदर के और एक लक्षण फादर के, ठीक है, ऐसे करके वो शो कर रहे थे। इसका मतलब वो रिकॉम्बिनेंट थे। ठीक है, क्रॉस बी जब उन्होंने कराया तो वहां पर जो उन्होंने ट्रेट लिया था, उन्होंने एक तो रहने दिया आई कलर को,
आई कलर को, ठीक है ना, आई कलर को लिया, लेकिन दूसरे लक्षण को उन्होंने बदल दिया। दूसरा जो लक्षण था वो था लेंथ ऑफ फ्लाई, यानी पंखों की लंबाई के हिसाब से, पंखों की लंबाई के हिसाब से उन्होंने दो ड्रोसोफिला को उन्होंने कलेक्ट किया, ठीक है। तो जब, और उन्होंने ये भी बताया कि ये दोनों आई कलर के जीन्स भी एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं और पंख की लंबाई के भी जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, मतलब ये दोनों भी क्या थे, एक्स लिंक्ड जीन ही थे, एक्स लिंक्ड जीन ही थे। इसका मतलब यह है कि बॉडी कलर के जीन भी, बॉडी कलर के जीन भी एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है, आई कलर के जीन भी एक्स क्रोमोसोम पे, और लेंथ ऑफ फ्लाई यानी पंखों की लंबाई के जो जीन थे वो भी कहाँ थे, एक्स क्रोमोसोम पे। ये तीनों जो जीन्स थे एक्स क्रोमोसोम थे। उसके बावजूद भी क्या देखने को मिला, क्रॉस बी में जब उन्होंने फिनोटिपिक परसेंटेज निकाला तो उन्होंने देखा कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन यानी पिता या माता जैसे दिखाई देने वाले जो संतति थे उनका परसेंटेज 62.8% था, और रिकॉम्बिनेशन यानी एक लक्षण मदर के एक लक्षण फादर के, फिर दूसरा लक्षण मदर के तीसरा लक्षण फादर के, तो इस तरह से दिखाई दे रहे थे। तो ये रिकॉम्बिनेशन, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है इनका निकला था 62.8% और रिकॉम्बिनेशन जो निकला था 37.2%, ठीक है ना। एक्चुअल लेकिन जो मेंडल का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था, ठीक है, उसका अगर हम F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो निकाले, फिनोटिपिक परसेंटेज निकाले, तो वो परसेंटेज जो था वो था 62.5%, 62.5% था, ठीक है, जो कि आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, पेरेंट जैसे दिखाई दे रहे थे, ठीक है। और उनका जो रिकॉम्बिनेंट थे वो ऑलमोस्ट 37.5% के आसपास था, 37.5% के आसपास था। और इसी को ऑब्जर्व करके उन्होंने दिया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को उन्होंने दिया था, असॉर्टमेंट का लॉ उन्होंने दिया था। और इस लॉ के अनुसार कोई भी जीन की वंशागति दूसरे जीन पे डिपेंडेंट नहीं रहती है। जब वो अगली पीढ़ी का निर्माण करते हैं तो 50% जो गैमीट बनते हैं वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के होते हैं, और 50% बाकी के जो गैमीट बनते हैं वो रिकॉम्बिनेंट होते हैं। इसीलिए जब उनके डाइहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस कराया गया तब यहाँ से वो प्रूफ हो गया था कि हाँ, जितनी मात्रा में जीनोटिपिक रेशियो है उतनी ही मात्रा में क्या है, फिनोटिपिक रेशियो है। इसका मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन जितने बने हैं उतने ही क्या बने हैं, रिकॉम्बिनेशन वाले जो है गैमीट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो दूसरा यानी क्रॉस बी जो है वो कहीं ना कहीं मेंडल का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक परसेंटेज है उसके ऑलमोस्ट बराबर है। इसका मतलब जो क्रॉस बी था उसमें एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित जो जीन थे आई कलर और लेंथ ऑफ फ्लाई, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो कर रहे हैं, लेकिन उसी एक्स क्रोमोसोम पर बॉडी कलर के जीन है और आई कलर के जीन है, और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, और इस रीजन को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ये जो है शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। क्रॉस ए जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो नहीं कर रहा है, क्रॉस बी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो कर रहा है, लेकिन दोनों का दोनों यानी क्रॉस ए में भी जो लक्षण लिया गया था वो एक्स क्रोमोसोम पे ही है, और क्रॉस बी में जो लक्षण लिया गया था वो भी एक्स क्रोमोसोम में ही है। उसके बावजूद भी ये दोनों क्रॉस में परसेंटेज में अंतर क्यों देखने को मिला, क्रॉस ए में जो
वो गैमीट बने रिकॉम्बिनेंट वाले काफी कम बने और पेरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक क्यों बने, और क्रॉस बी में जितनी मात्रा में पेरेंटल कॉम्बिनेशन बने उतनी ही मात्रा में रिकॉम्बिनेशन वाले गैमीट क्यों बने। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उन्होंने बोला कि आप कुछ फैक्ट को पहले समझ लीजिए, आप कुछ फैक्ट को पहले समझ लीजिए, फिर हम क्या करते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ठीक है ना। तो मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने अपने जो क्रॉस ए एक्सपेरिमेंट था, क्रॉस बी एक्सपेरिमेंट था, उसको काफी गहन अध्ययन किया और वहां से कुछ ऑब्जर्वेशन को, कुछ कंक्लूजन को उन्होंने आइसोलेट किया, ठीक है ना। तो वो कहना चाह रहे हैं कि पहले आप कंक्लूजन पे मेरा ध्यान दीजिए और फिर उस कंक्लूजन को आप मेरे एक्सपेरिमेंट से ऐड कीजिए, आप मेरे एक्सपेरिमेंट से रिलेट कीजिए, तब जाके आपको ये सारी घटना आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे सर क्रॉस तो आप करवा रहे हैं और दोनों क्रॉस में हमको जो घटना देखने को मिली एक ही जैसा घटना देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी ये मॉर्गन क्यों कह रहे हैं कि हमारे सामने जितनी भी मक्खियां थी क्रॉस ए में हमने काउंट किया तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन यानी पिता और माता जैसे दिखाई देने वाले जो लक्षणों वाले जो मक्खियां थी वो 98 पॉइंट समथिंग परसेंट था, 98.3% के आसपास, और उसके बाद जो रिकॉम्बिनेंट हमको देखने को मिले वह 1.7% ही सिर्फ देखने को मिला, ठीक है ना। तो ये सारे क्या करते हैं, इस सबको आंसर को देने के लिए वो क्या करते हैं कि कुछ ऑब्जर्वेशन को आइसोलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉर्गन के ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मॉर्गन ने अपने तथ्यों को प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना, अपने एक्सपेरिमेंट से कौन कौन से फैक्ट्स को बाहर निकाले। तो सबसे पहला जो फैक्ट है बाबू वो है, सबसे पहला जो फैक्ट है वो है सहलग्नता। उन्होंने सहलग्नता के बारे में बताया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने लिंकेज के बारे में बताया, ठीक है ना। सबसे पहले लिंकेज के बारे में किसने बताया, तो वो है आपका टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन है, क्लियर ना। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि सबसे पहले लिंकेज को किसने देखा तो आंसर बदल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा वो बैटसन एंड पनेट आएगा, बैटसन एंड पनेट, क्योंकि जो घटना मॉर्गन के साथ घटी ना वो ऑलरेडी इनसे पहले जो घटना है बैटसन एंड पनेट के साथ घट चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को काफी तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया, इसलिए वो लिंकेज को नहीं बता पाए। उन्होंने अपने पहले एक्सपेरिमेंट को कह दिया कपलिंग और दूसरे को रिपल्सन, और एक्चुअली में वो जो था लिंकेज था, सहलग्नता था। तो अगर आपसे बोला जाए कि सहलग्नता को सबसे पहले किसने देखा तो बैटसन एंड पनेट ने देखा था, और सहलग्नता के बारे में सबसे पहले किसने बताया तो सहलग्नता के बारे में बताने का जो क्रेडिट जाता है वो मॉर्गन को जाता है, क्लियर ना। तो सहलग्नता की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, मॉर्गन थे, ठीक है। उन्होंने देखा था, बैटसन एंड पनेट ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिंकेज को देखा जरूर था, लेकिन लिंकेज टर्म का वो यूज नहीं कर पाए, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया, और जिसकी वजह से वो लिंकेज को समझ नहीं पाए थे, लेकिन लिंकेज को उन्होंने देखा था, ठीक है ना। वो अलग टर्म यूज कर लिए, वो अलग बात है, उन्होंने कपलिंग और रिपल्सन कह के अपने मैटर को सॉल्व कर लिया, ठीक है। लेकिन मॉर्गन जो है वहीं पे नहीं रुके, उन्होंने वो दूसरे हाइपोथेसिस देने की बजाय जो है वो जो घटना थी उसके जड़ तक पहुंचना उन्होंने ज्यादा समझदारी समझा, और वो जड़ तक गए और जेनेटिक्स के फील्ड में नए टर्म्स को उन्होंने ऐड किया, नए इंफॉर्मेशन को उन्होंने ऐड किया। इसीलिए मॉर्गन को जो है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए अपने क्रॉस ए और क्रॉस बी को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने सबसे पहली बात जो बताई, उन्होंने कहा सहलग्नता। तो आप समझ लीजिए, पहले हम इनके दिए गए कंक्लूजन को समझ लेते हैं, और फिर इस कंक्लूजन को हम क्या करते हैं, मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स के फिनोमिनन से ऐड करते हैं, उनकी घटनाओं से ऐड करते हैं, और देखते हैं कि इनका कहा गया जो बात है वो कितना परसेंट तक सत्य साबित होता है, ठीक है। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, सबसे पहला टर्म उन्होंने दिया सहलग्नता, ठीक है, यानी लिंकेज टर्म भी देने वाले व्यक्ति जो थे वो मॉर्गन ही थे, ठीक है। तो सहलग्नता से आप क्या समझते हैं, लिंकेज से आप क्या समझते हैं, ध्यान रखना है बाबू, यह एग्जामिनेशन के व्यू से यह इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बताइए लिंकेज क्या होता है, ठीक है। तो आपको आंसर करना है कि जब कोई जीन जो है एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तो
उन सब के बीच में फिजिकल रिलेशन होता है। तो फिजिकली एसोसिएटेड जो जीन्स होंगे, फिजिकली एसोसिएटेड जो जीन्स होंगे, फिजिकली एसोसिएटेड जो जीन्स होंगे उस जीन्स को लिंक्ड जीन कहा जाता है। और लिंक्ड जीन को एक साथ बने रहने की घटना या फिर जीनों को एक साथ जोड़े रहने की जो घटना है उसको सहलग्नता या फिर लिंकेज कहते हैं, ठीक है ना। तो लिंकेज हमेशा उन्हीं जीन्सों के बीच में देखने को मिलता है, भौतिक जोड़ उन्हीं जीनों के बीच में देखने को मिलता है जो जीन एक गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। क्लियर ना। तो हमने क्या डेफिनेशन लिखा है कि एक ही गुणसूत्र पर भौतिक रूप से, फिजिकली, ठीक है ना, भौतिक रूप से जीनों के जुड़े रहने की जो घटना है, जो फिनोमिना है, वो सहलग्नता यानी लिंकेज कहलाती है, ठीक है ना। सहलग्नता यानी लिंकेज कहलाती है। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी जीन, कोई भी जीन जो है कोई गुणसूत्र पर उपस्थित है, तो हम इमेजिन करते हैं, मॉर्गन के हिसाब से ही हम चलते हैं कि ये जो है ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है ना। हम इसको कह लिए क्रोमोसोम एक्स, ठीक है। और हम इसके बगल में लिख देते हैं, हम इसके बगल में फिर से हम क्या करते हैं, इसी का दूसरा पेयर को बना लेते हैं और ये जो है दूसरा क्रोमोसोम है और ये भी है एक्स, ठीक है ना। मॉर्गन ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था उसके जो जीन्स थे, जिन लक्षणों पे भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उनके जो जीन्स थे वह एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। तो इमेजिन करते हैं कि इस पर जो जीन्स प्रेजेंट है वो आई कलर के लिए जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। आई कलर के लिए जीन्स प्रेजेंट है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं W+, बस समझने के लिए W+ जीन्स, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, पंख के भी जो जीन्स थे, पंख की लंबाई के भी जो जीन्स थे वो भी एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट थे। इसका मतलब वो जो M+ वाला जीन भी इसी पे प्रेजेंट है या ना, पंख की लंबाई के लिए। उसके अलावा अगर हम बात कर ले कि बॉडी कलर के लिए जो जीन्स थे वो भी एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट थे। इसका मतलब क्या है कि Y+ का भी जीन्स जो है एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट है। चलिए इसके बगल में जो हमने दूसरा एक्स क्रोमोसोम बनाया है वो, ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक मदर से आया एक फादर से आया, ठीक है। तो हम इस पे इमेजिनेशन कर देते हैं, यहाँ पर ये रिसेसिव जीन इसके ऊपर है, बस हम इमेजिन किए डोमिनेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए एक जगह तो हमने डोमिनेंट बीच में लिख ही दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात उठ रही है कि यहाँ पर W+ जीन्स जो है, ठीक है ना, W+ जीन, उसके बाद फिर Y+ जीन, M+ जीन, ये तीनों का तीनों जीन्स जो है, ये तीनों का तीनों जीन्स जो है एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तीनों जीन्स को हमने क्या कह दिया, लिंक्ड जीन। क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया लिंक्ड जीन या सहलग्न जीन, सहलग्न जीन हमने कह दिया, सहलग्न जीन हमने कह दिया, ठीक है ना। तो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों के जो समूह होते हैं उसको सहलग्न जीन कहते हैं, ठीक है ना। और सहलग्न जीनों का एक दूसरे से भौतिक रूप से जुड़े रहने की जो घटना होती है उस घटना को हम सहलग्नता या फिर लिंकेज कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों का तीनों जीन जो है एक ही गुणसूत्र पर प्रेजेंट है और ये तीनों गुणसूत्र को जोड़ने का काम जो कर रही है, ये बीच में आप देख पा रहे हो कुछ अदर जीनों का समूह है जो बीच में क्या कर रहे हैं, इस तीनों को जीन को एक ही गुणसूत्र पर जोड़े रखने का काम कर रही है। इसका मतलब क्या है कि एक ही गुणसूत्र पर भौतिक रूप से जीनों के जुड़े रहने की ये जो घटना है इसको हम क्या कह दिए, सहलग्नता कह दिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये एक्स क्रोमोसोम है और इस पर W+ जीन, Y+ जीन, M+ जीन जो है M+ जीन जो है एक ही साथ जुड़े रहने के पीछे, इन तीनों जीन का एक ही साथ जुड़े रहने के पीछे रीजन क्या है, तो रीजन ये है सहलग्नता यानी लिंकेज। लिंकेज के कारण
लिंकेज के कारण एक जीन जो है दूसरे जीन से, दूसरा जीन तीसरे जीन से, तीसरा जीन चौथे जीन से भौतिक रूप से जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। और जुड़े रहने की इसी घटना को हम लोग सहलग्नता या फिर लिंकेज कहते हैं। जो जीन लिंकेज को प्रदर्शित करता है या फिर जो जीन एक दूसरे से भौतिक रूप से जुड़े रहते हैं, वे सारे जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित रहते हैं। यानी कि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित गुणसूत्रों के समूह को लिंकेज कहते हैं। गुणसूत्रों के समूह को लिंक्ड जीन कहते हैं। और लिंक्ड जीन उन जीनों को कहा जाता है जिनके बीच में भौतिक जोड़ होता है, फिजिकल एसोसिएशन होता है, ये जो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित रहते हैं। क्लियर ना। यानी कि लिंकेज हमको किसमें देखने को मिलेगा, तो एक ही गुणसूत्र में उपस्थित जीनों का जो समूह है उसमें हमको लिंकेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी अगर देखा जाए, क्रोमोसोम जो है दूसरा एक्स जो है उस पर है W, Y प्लस और W, ये तीनों एक ही गुणसूत्र पर क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इन सब में क्या है, लिंकेज है, सहलग्नता है, ठीक है ना। तो अगर ये तीनों जीन जो है एक ही गुणसूत्र पर प्रेजेंट है और सहलग्नता के कारण प्रेजेंट है, लिंकेज के कारण प्रेजेंट है, तो इन तीनों जीनों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, लिंक्ड जीन कहेंगे। क्या कहेंगे, लिंक्ड जीन कहेंगे। और ये तीनों का तीनों लिंक्ड जीन जो है एक गुणसूत्र पर प्रेजेंट है। किस गुणसूत्र पर प्रेजेंट है, तो एक्स गुणसूत्र पर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको एक्स लिंक्ड जीन कहेंगे, एक्स लिंक्ड जीन कहेंगे। अगर वाई पे होता तो वाई लिंक्ड जीन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई कि एक ही गुणसूत्र पर भौतिक रूप से जुड़े जीनों के समूह, एक ही गुणसूत्र पर भौतिक रूप से जीनों के जुड़े रहने की जो घटना होती है उसे सहलग्नता या फिर लिंकेज कहते हैं, ठीक है ना बाबू। चलिए एक दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे एक दूसरा कोई क्रोमोसोम है, एक कोई दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है ना। हम मान लेते हैं ये क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है। क्रोमोसोम नंबर क्या है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है, ठीक है। और आपको पता है कि क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट से लेकर अगर ह्यूमंस की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 22 तक का जो जीन्स होता है वो होमोलोकस होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों भी क्या है, होमोलोकस, होमोलोकस, ठीक है। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, होमोलोकस हो जाएंगे, होमोलोकस हो जाएंगे। मान लेते हैं कि इस पर जो है किसी एक जगह पर इस जगह पर जो है जीन ए है, मान लेते हैं यहाँ पर जो है जीन बी है, यहाँ पर जो है जीन सी है, यहाँ पर जीन डी है, यहाँ पर जीन जो है ई है, यहाँ पर जीन जो है एफ है, और यहाँ पर जीन जो है कुछ भी है, जी है, ठीक है। इसके अपोजिट जो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस पर जो है ए है, इस पर क्या है बी है, इस पर क्या है सी है, यहाँ पर डी है, हम स्मॉल में लिख रहे हैं रिसेसिव फॉर्म को, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है ई है, और यहाँ पर एफ है, और यहाँ पर क्या है जी है, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि बताइए जीन ए, जीन बी, जीन सी, जीन डी, ये किस प्रकार के जीन्स हैं, तो जाहिर सी बात है ये सबका सब जो जीन्स है, ये सबका सब जो जीन्स है वह एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है, लिंक्ड जीन है। ये क्या है, लिंक्ड जीन है। ये किस घटना को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये लिंकेज की घटना को प्रदर्शित कर रहे हैं। कौन सी घटना, ये लिंकेज की घटना को प्रदर्शित कर रहे हैं, सहलग्नता की घटना को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जीन ए, जीन बी, जीन सी, जीन डी, जीन ई, ये सारे जीन्स का जो समूह है ये किस प्रकार के जीन्स हैं, ये लिंक्ड जीन है। ये क्या है, लिंक्ड जीन है, ठीक है ना। ये किस घटना को, इसको लिंक्ड जीन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लिंकेज को प्रदर्शित कर रहा है। ये लिंकेज को क्यों प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि यह एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, हाँ या ना, सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। असहलग्नता किसको कहेंगे, लिंकेज का जस्ट अपोजिट। जैसे कहने का मतलब हो गया लिंक, जीन ए है और उसके बाद फिर जीन
स्मॉल ए है, तो ये पहले क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ये दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। इस दोनों को बीच में कोई भौतिक या फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, फिजिकल एसोसिएशन नहीं है, तो इस तरह के जीन्स को हम लोग क्या कहेंगे, अनलिंक्ड जीन कहेंगे, अनलिंक्ड जीन कहेंगे, अनलिंक्ड जीन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ये डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो जिस तरह से संलग्नता को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं कि एक ही गुणसूत्र पर भौतिक रूप से जीनों के जुड़े रहने की जो घटना है संलग्नता कहलाती है, इसी तरह से असंलग्नता का भी हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित, देखिए ना, ये कैपिटल ए जो है इस गुणसूत्र पे है, क्या स्मॉल ए इस गुणसूत्र पे है, ठीक है ना। तो इस तरह के जीन्स का जो समूह होगा उसको हम क्या कहेंगे, अनलिंक्ड जीन कहेंगे। या और अनलिंक्ड जीन जो होते हैं वो लिंकेज को प्रदर्शित नहीं करते हैं, डजंट शो लिंकेज, ये लिंकेज को प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसके बीच में भौतिक जोड़ नहीं होता, ए और स्मॉल ए के बीच में कोई भी फिजिकल एसोसिएशन नहीं है, ठीक है ना। और क्यों? क्योंकि ये दोनों का दोनों जीन जो है डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि लिंकेज क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए असंलग्नता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई अनलिंकेज? तो डेफिनेशन जस्ट अपोजिट हो जाएगा बाबू। एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित जो जीन्स थे उसके एक दूसरे से जुड़े रहने की घटना, भौतिक रूप से एसोसिएट रहने की जो घटना थी उसको हमने लिंकेज कहा। तो अब इसका डेफिनेशन हम जस्ट इसका डेफिनेशन जो है जस्ट हम इसको क्या करेंगे, उल्टा पढ़ेंगे। उल्टा क्या पढ़ेंगे, एक ही पर था तो लिंकेज, और अलग अलग गुणसूत्र पे होंगे तो अनलिंकेज, ठीक है ना। तो असंलग्नता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अनलिंकेज, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अलग अलग हमने क्या किया कि दो गुणसूत्र हम बना लेते हैं। ओहो, चलिए कोई बात नहीं। इस तरह से हमने क्या किया, दो क्रोमोसोम को बना लिया, दोनों होमोलोकस क्रोमोसोम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो है जीन ए है, ठीक है, यहाँ पर जो है जीन सी है, यहाँ पर जो है जीन बी है, यहाँ पर जो है जीन डी है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, जीन स्मॉल ए, स्मॉल सी, स्मॉल बी, स्मॉल डी, ठीक है। तो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीनों का समूह होगा उसको हम क्या कहेंगे, लिंकेज कहेंगे। तो ए सी बी डी ये क्या किसको शो करेंगे, लिंकेज को शो करेंगे। हम बार बार बात को रिपीट कर रहे हैं, ए सी बी डी ये किसको शो करेंगे, लिंकेज को शो करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताइए ए और स्मॉल ए, ठीक है ना, ये लिंकेज को प्रदर्शित करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल ये लिंकेज को प्रदर्शित नहीं करेंगे बाबू, क्योंकि लिंकेज को डिफाइन करने के लिए हमने बोला था कि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित रहेगा तो लिंकेज को प्रदर्शित करेगा, एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित रहेगा तो लिंकेज को प्रदर्शित करेगा। इसीलिए हमने डेफिनेशन दिया था, एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों के एक दूसरे से जुड़े रहने की जो फिनोमिना है, घटना है, उसको हम लोग लिंकेज कह रहे हैं, ठीक है। ये लिंकेज को प्रदर्शित कर रहा है। लिंकेज को प्रदर्शित करने वाले जीन्सों को हम लिंक्ड जीन कहते हैं, लिंक्ड जीन कहते हैं। यानी कि ए से लेकर अगर डी हम काउंट कर ले क्रोमोसोम नंबर 1 पे तो ये सारे लिंक्ड जीन है। क्रोमोसोम नंबर 2 पे ए से लेकर डी तक काउंट कर ले, ये सारे के सारे कौन से जीन हो जाएंगे, लिंक्ड जीन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर असंलग्नता को पूछा जा रहा है, लिंकेज का जस्ट अपोजिट, ठीक है ना। तो अलग अलग गुणसूत्रों पर जैसे ए और ए, ये जो है अनलिंक्ड जीन है, अनलिंक्ड जीन है, ठीक है ना। इनमें इन दोनों में कोई जो है भौतिक एसोसिएशन नहीं है, फिजिकल एसोसिएशन नहीं है, भौतिक कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस दोनों जीन्स को हम क्या कह दिए, ए और स्मॉल है। अनलिंक्ड जीन सी और सी, अनलिंक्ड जीन बी और सी, अनलिंक्ड जीन डी और डी, ये सारे क्या है, अनलिंक्ड जीन है, अनलिंक्ड जीन है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन जिनमें भौतिक रूप से किसी भी संबंध का ना होने की जो घटना है उसको असंलग्नता या अनलिंकेज कहते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक दूसरा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल में हम इस तरह से लेंगे कि मान लेते हैं कि ये जो है क्रोमोसोम फर्स्ट है,
का जोड़ा है, ठीक है। और ये जो है क्रोमोसोम सेकेंड का जोड़ा है, ये क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट और ये जो है क्रोमोसोम नंबर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए, यहाँ है जीन ए, यहाँ है जीन बी, यहाँ है जीन सी, ठीक है। यहाँ है जीन ए, यहाँ है जीन बी, यहाँ है जीन सी, यहाँ पर है जीन ई, यहाँ पर है जीन ई, यहाँ पर है जीन एफ। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ऊपर के डायग्राम को आप देखिए और इसके बारे में बताइए कि कैपिटल ए और स्मॉल ए ये लिंकेज को प्रदर्शित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये लिंकेज को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? ये अनलिंकेज को प्रदर्शित कर रहे हैं, अनलिंकेज असहलगता को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये स्मॉल ए और यहाँ पर एफ लिख दिया जाए, स्मॉल ए और एफ लिख दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताइए ये दोनों लिंक्ड जीन है या नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ये अलग क्रोमोसोम है, ये अलग क्रोमोसोम है। अगेन ये लिंकेज को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? अनलिंकेज को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है ना। ये असहलगता को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अगर ए और ए अलग अलग क्रोमोसोम पे है तो ये किस तरह के जीन्स है? ये अनलिंक्ड जीन है, अनलिंक्ड जीन है। अनलिंक्ड जीन का मतलब क्या हो गया? असहलग्न जीन है। ये क्या है? असहलग्न जीन है, अनलिंक्ड जीन है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं? अनलिंकेज को प्रदर्शित कर रहे हैं, लिंकेज को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन जिनमें भौतिक रूप से किसी भी संबंध का ना होने की जो घटना है उसे असहलग्नता या फिर लिंकेज कहते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं, छोटी छोटी बातें, ठीक है। सहलग्न जीन से आप क्या समझते हैं? अभी हमने डिफाइन किया, एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों के समूह सहलग्नता को प्रदर्शित कर, एक ही गुणसूत्रों पर उपस्थित जीनों के समूह या सहलग्नता को प्रदर्शित करने वाले जीनों के समूह को हम क्या कहेंगे? सहलग्न जीन कहेंगे या लिंक्ड जीन कहेंगे। क्लियर है ना बाबू? जैसे ये है क्रोमोसोम, जैसे क्या आप समझ ही गए होंगे, ये क्रोमोसोम नंबर जो है फर्स्ट है, फर्स्ट का जोड़ा है ये, ठीक है। यहाँ पर है जीन ए, यहाँ पर है जीन बी, यहाँ पर है जीन सी, यहाँ पर है जीन डी। ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से भौतिक रूप से जुड़े हुए हैं, मतलब सहलग्नता को प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब ए बी सी डी ये किस प्रकार के जीन हो गए? लिंक्ड जीन हो गए, सहलग्न जीन हो गए, ठीक है। दूसरे पे हम लिख लेते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ठीक है। और आपसे बोल दिया जाए कि बताइए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, कैपिटल सी स्मॉल डी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। तो ये किस तरह के जीन्स है? तो ये देखिए जोड़ा में आप देख पा रहे होंगे कि ये अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये कैपिटल ए अलग पे है, स्मॉल ए अलग पे है, कैपिटल बी अलग पे है, स्मॉल बी अलग पे। तो ये सारे जो एग्जांपल हो जाते हैं ना, ये किसके हो जाते हैं? अनलिंक्ड जीन के हो जाते हैं, ठीक है ना, अनलिंक्ड जीन के हो जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी कि एक ही गुणसूत्र पर है तो लिंक्ड जीन, अलग अलग गुणसूत्र पे है तो अनलिंक्ड जीन। ये सारे भी क्या है? लिंक्ड जीन है। ये सारे भी क्या है? लिंक्ड जीन है। लेकिन अगर हम ऐसे करें तो आपको क्या पता चलेगा कि ये अनलिंक्ड जीन है, क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर असहलग्न जीन से आप क्या समझते हैं? ये बार बार समझ में आ रही है आपको कि अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीनों के समूह को हम क्या कहेंगे? अनलिंक्ड जीन कहेंगे। लाइक फिर से हम समझा देते हैं, ये क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ पर है ए, यहाँ पर है स्मॉल ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है स्मॉल बी, ठीक है, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है स्मॉल सी। तो अगर आपसे बोला जाए ए और ये अनलिंक्ड जीन है, अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, अनलिंक्ड जीन है, हाँ या ना बोला, ठीक है। बी और स्मॉल बी ये क्या है? अनलिंक्ड जीन है, अनलिंक्ड जीन है, असहलग्न जीन है, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात क्या है, जीन विनिमय क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। जीन विनिमय से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। ये क्रॉसिंग ओवर जो है, ये क्रॉसिंग ओवर की जो घटना है, यही क्या करती है? वेरिएशन को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। यही अलग अलग तरह के गैमेट के फॉर्मेशन के लिए सेल्स को प्रमोट करते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर जो है ये
काफी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो कि मियोसिस के दौरान घटती है, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान घटती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये जीन विनिमय है क्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अल्ट्रा इंपॉर्टेंट कह सकते हो बाबू, ठीक है ना। ये नहीं पता है आपको, एग्जाम देने मत जाइए, ठीक है। चलिए, तो जीन विनिमय क्या होता है? समजात गुणसूत्रों, होमोलोगस क्रोमोसोम आप जानते हो, ठीक है ना, समान लंबाई समान प्रकार के जीन्स को बियर करने वाले जो क्रोमोसोम होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे मनुष्यों में 1 से लेकर 22 तक का जो क्रोमोसोम है वो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। 23वां जोड़ा जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसकी लंबाई और जीन्स जो है वो समान नहीं होते हैं, ठीक है। तो वैसा जीन्स जिसकी लंबाई समान हो, जिसका स्ट्रक्चर समान हो, जिसपे समान प्रकार के जीन हो, समान लक्षण के जीन हो, वैसे क्रोमोसोम के जोड़े को हम लोग क्या कहते हैं? समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, मियोसिस के दौरान एक इंपॉर्टेंट सी घटना, एक महत्वपूर्ण सी घटना देखने को मिली है कि जब क्रोमोसोम जो है, जब मियोसिस में मियोसिस के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान और सूत्री विभाजन के दौरान जब मियोसिस फर्स्ट हो रहा होता है तो वहां पे सबसे पहले क्रोमोसोम अपने जैसा प्रतिकृति तैयार करते हैं, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन करते हैं और अपने ही जैसा दूसरा क्रोमोसोम को रेडी करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की घटना जो देखने को मिलती है कि जो नन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, जो अपुत्री गुणसूत्र होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने कुछ खंडों का आदान प्रदान कर लेते हैं, उसके बाद वो गैमीट में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो खंडों का आदान प्रदान करते हैं ना, वही रिकम्बिनेशन को प्रोड्यूस करते हैं। उन क्रॉसिंग ओवर के कारण ही लिंकेज टूट जाता है, सहलग्नता प्रभावित होती है, सहलग्नता टूट जाती है, और जिसके कारण क्या है कि संतति में जब जीन्स पहुंचते हैं तो वो रिकम्बिनेंट को फॉर्म करके पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात को समझते हैं, हो सकता है हम इतनी देर बोले और आपको वो चीजें समझ में नहीं आई होगी। तो समजात गुणसूत्रों यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम के द्वारा अपने अपुत्री गुणसूत्रों, जिसको हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं बाबू, सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, ठीक है ना, सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसको मिटा के फिर से लिख देते हैं हम, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि समजात गुणसूत्रों यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के द्वारा अपने अपुत्री गुणसूत्रों यानी सिस्टर क्रोमैटिड्स के कुछ खंडों का आपस में आदान प्रदान कर लेने की संपूर्ण प्रक्रिया, कंप्लीट प्रोसेस को जीन विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, ठीक है ना, जीन्स का आदान प्रदान हो रहा है तो जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर कहलाती है, ठीक है ना। अब क्रॉसिंग ओवर कब होती है, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर की जो घटना हमको देखने को मिलती है वो अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के दौरान प्रोफेज फर्स्ट के पेकाइटिन अवस्था में देखने को मिलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, यार ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, कि बताइए कि क्रॉसिंग ओवर जो है हमको कब देखने को मिलता है, तो पहला आंसर तो ये है कि मियोसिस में देखने को मिलता है, रिडक्टिव डिवीजन में देखने को मिलता है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान देखने को मिलता है। अब अर्धसूत्री विभाजन भी क्या है, वो कई फेजेस में होते हैं, कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सेल्स को, ठीक है ना। तो जब सेल प्रोफेज फर्स्ट में पहुंचती है और प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होने में, ध्यान रखना है कि हर एक फेज को कंप्लीट होने में 5 घटनाओं से सेल्स को गुजरना पड़ता है और उसमें से एक घटना आती है पेकाइटिन। तो पेकाइटिन के दौरान ही जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं
जो नन अपुत्री है बाबू तो नन सिस्टर हो जाएगा, पुत्री रहेगा तो सिस्टर हो जाएगा। तो जो अपुत्री गुणसूत्र होते हैं, नन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, अब नन सिस्टर क्रोमैटिड्स पर उपस्थित जो जीन्स होते हैं वह एक दूसरे से अपने कुछ खंडों का एक दूसरे से अदला बदली कर लेते हैं। तो ये सीधा आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के दौरान होता है, मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट के दौरान होता है, प्रोफेज फर्स्ट में भी कब, पेकाइटिन अवस्था में होता है, ठीक है ना। ये क्या करती है, सहलग्नता को ब्रेक करती है, ये क्या करती है, सहलग्नता को ब्रेक करती है, तोड़ती है, और इसी के कारण नए पुनर्योजक गुणसूत्रों का निर्माण होता है, रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम बनते हैं। रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम का क्या होता है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम का क्या होता है, निर्माण होता है। और रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम के कारण ही रिकम्बिनेंट गैमीट बनते हैं। और जब रिकम्बिनेंट गैमीट के साथ जो है, रिकम्बिनेंट गैमीट जब जो वह संतति का निर्माण करते हैं, जब वो जाइगोट बनने के बाद संतति में परिवर्तित होते हैं, तो उसमें क्या है, रिकम्बिनेशन देखने को मिलता है। उसमें एक लक्षण मदर का तो एक लक्षण फादर के, यानी कि रिकम्बिनेंट फॉर्म में आपको लक्षण देखने को मिलते हैं, प्योर फॉर्म में लक्षण नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो रिकम्बिनेशन का मेन रीजन क्या बता दिया गया, क्रॉसिंग ओवर। इस टोटल फेनोमेना को हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्केचली समझ लेते हैं, ठीक है ना। क्या घटना है, मान लेते हैं कि कोई सेल है, ठीक है, और ये सेल क्या करने जा रही है, ये सेल मियोसिस करने जा रही है, ये सेल क्या करने जा रही है, मियोसिस करने जा रही है। तो मियोसिस क्यों करने जाएगी, क्योंकि इस सेल को क्या करनी है, गैमेट बनाना है। तो ये सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर क्रोमोसोम होगा, और ध्यान रखिएगा जो काम इस एक क्रोमोसोम के साथ हो रहा है तो वो सारा काम जो है दूसरे इसके अंदर उपस्थित अन्य क्रोमोसोम के साथ भी होगा, ठीक है। हम एक ही क्रोमोसोम का जोड़ा यहाँ पे लिया है। तो ये सेल क्या करने जा रही है, मियोसिस करने जा रही है, अर्धसूत्री विभाजन करने जा रही है, ठीक है ना। और अर्धसूत्री विभाजन दो फेजेस में होता है, मियोसिस फर्स्ट और फिर होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट और फिर क्या होता है, मियोसिस सेकंड होता है। और तब जाकर ये एक सेल जो है ये चार अगुणित सेल्स का क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये द्विगुणित सेल है, और जब ये मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड को कंप्लीट कर लेगा तब जाकर चार जो है अगुणित सेल्स का निर्माण होगा। और ये हम हमेशा और हमेशा जब भी हम गैमेट फॉर्मेशन बताते हैं, चाहे हम पॉलन ग्रेन की बात कर ले, फॉर्मेशन की बात कर ले, चाहे हम इग फॉर्मेशन की बात कर ले, ओवा फॉर्मेशन की बात कर ले, जिस टाइम भी हमने गैमेट फॉर्मेशन को बताया है उस टाइम हम बार बार रिपीट करते हैं कि बउआ यहाँ लगातार दो बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, पहला मियोसिस फर्स्ट और दूसरा मियोसिस सेकंड। अब ये जो मियोसिस फर्स्ट है ना बउआ, इसको पूरी तरह से कंप्लीट करने में इस सेल को चार अवस्था से गुजरना पड़ता है। मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट करने में चार अवस्था से, चार फेजेस से, और मियोसिस सेकंड को कंप्लीट करने में चार फेजेस से। तो यहाँ पर हम स्केचली लिख लेते हैं कि कौन कौन सा फेजेस, हालांकि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये सेल जो है पहले पहुंचेगा, ये सेल जो है सबसे पहले पहुंचेगा प्रोफेज फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में। जब प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होगा, यहाँ पर और ध्यान देनी है कि प्रोफेज फर्स्ट जो कंप्लीट होता है ये खुद भी 5 अवस्थाओं से गुजरता है तब जाकर कंप्लीट होता है। तो इसके दौरान जो घटना घटती है, सब प्रोफेज फर्स्ट को कंप्लीट होने में टोटल 5 अवस्था चाहिए। पहले लेप्टोटीन होगा, लेप्टोटीन, ठीक है, फिर दूसरा अवस्था जो होगा वो होगा जाइगोटीन, उसके बाद जो होगा वो होगा पेकाइटिन, उसके बाद जो होगा ये कॉपी पे लिख लीजिएगा, नेक्स्ट है आपका डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, और पांचवा जो अवस्था गुजरेगा वो है डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। तो ये 5 अवस्था जैसे ही कंप्लीट होगा ना तो होगा प्रोफेज फर्स्ट खत्म, ठीक है। फिर प्रोफेज फर्स्ट के बाद इस सेल को करना होगा दूसरे आपको अवस्था में ये जाएगा, और दूसरा जो अवस्था होगा वो होगा मेटाफेज,
क्या होगा, मेटाफेज। क्योंकि मियोसिस फर्स्ट है तो यहाँ फर्स्ट लगा दिए। और इसको भी क्या है कि ये 5 अवस्था से गुजरना पड़ेगा। फिर होगा क्या आपका एनाफेज, और ये एनाफेज भी 5 अवस्था से गुजरेगा। एनाफेज में भी पहले ये चलेगा लेप्टोटीन से, फिर चलेगा जाइगोटीन से, फिर चलेगा पेकाइटिन से, फिर चलेगा क्या फिर आएगा आपका डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, और तब जाकर जो है बीटा फेज फर्स्ट खत्म होगा। फिर एनाफेज में भी वही घटना घटेगी, ये भी 5 अवस्थाओं से गुजरेगा। और एनाफेज के बाद ये भी 5 अवस्थाओं से गुजरा, तब एनाफेज फर्स्ट खत्म होगा, तब जाकर ये फिर से जाएगा किसमें, टेलोफेज में, टेलोफेज में, ठीक है ना। और टेलोफेज फर्स्ट जब कंप्लीट होगा तब जाकर कंप्लीट मियोसिस खत्म होगा। तो मियोसिस फर्स्ट करने के लिए सेल को पहले प्रोफेज में जाना होता है, और प्रोफेज को खत्म करने के लिए सेल को पहले लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पेकाइटिन अवस्था में, डिप्लोटीन अवस्था में और जाइगोटीन में। जब ये पांचों अवस्था खत्म हो जाती है तब जाकर सेल पहुंच जाता है मेटाफेज में, और मेटाफेज को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर फिर से शुरू होगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। जब ये मेटाफेज कंप्लीट हो जाएगा तब ये सेल पहुंचेगा एनाफेज में, और एनाफेज में फिर से इसको लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस अवस्था से गुजरेगा, तब जाकर इसका एनाफेज खत्म होगा। और जब एनाफेज खत्म हो जाएगा तो टेलोफेज में पहुंचेगा, टेलोफेज में जाकर ये फिर से ये 5 अवस्था से गुजरेगा, और तब जाकर जो है मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होनी है, ठीक है। जब ये सेल मियोसिस सेकेंड में पहुंचेगा तो फिर से इसको 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा, और हर एक अवस्था को 5 अवस्था से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो अगले बार क्या होगा, मियोसिस सेकेंड के दौरान इसको हम बदल देंगे और लिखेंगे पहले ये घुसेगा प्रोफेज फर्स्ट में, प्रोफेज सेकंड में, चूंकि मियोसिस सेकंड हो रहा है, प्रोफेज सेकंड, देन आफ्टर मेटाफेज सेकंड में, फिर एनाफेज सेकंड में, फिर टेलोफेज सेकंड में। और ये साइकिल जब खत्म हो जाएगा, मियोसिस सेकंड जब खत्म हो जाएगा, तब जाकर 4 अगुणित सेल्स का क्या होनी है, निर्माण होनी है, ठीक है ना। और इस दौरान क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं सेल के अंदर, जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें काफी आपको परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करने के लिए कितनी मुख्य प्रवस्था की जरूरत है। तो 4 मुख्य परिवस्था, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट को कंप्लीट होने के लिए, मेटाफेज फर्स्ट को कंप्लीट होने के लिए, एनाफेज फर्स्ट को कंप्लीट होने के लिए कितनी उप प्रवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, तो 5 उप प्रवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। और ये जो 5 उप प्रवस्था होती है वो कौन कौन सा होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है ना। तो प्रोफेज फर्स्ट या सेकंड जो भी हम कह ले, मियोसिस फर्स्ट हो रहा है तो फर्स्ट लिखते जाएंगे, मियोसिस सेकंड हो रहा है तो मियोसिस सेकंड, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड कहते जाएंगे, ठीक है ना। तो इतनी घटना के बाद इतने फेजेस और सब फेजेस को कंप्लीट कर कर क्या है कि 4 तरह के गैमेट्स जो है, एक सेल जो है 4 प्रकार के गैमेट्स को या 4 अलग अलग गैमेट्स को ये बना पाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात होती है कि सर इसका रिलेशन जो है वह क्रॉसिंग ओवर से कैसे है। तो हम क्या करते हैं बाबू, इस सब को हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि आपको ये लिख लेनी है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हुआ एक्चुअली में क्या, हमने देख लिया कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा उसके द्वारा अपने अपुत्री गुणसूत्रों के कुछ खंडों का आपस में आदान प्रदान कर लेने की संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, जीन विनिमय कहेंगे। तो जैसे मान लेते हैं बाबू कि ये कोई एक सेल है, ठीक है, कोई एक सेल है, और इस सेल के अंदर हम क्या कर लिए, होमोलोगस क्रोमोसोम ले लिए, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है ना। और इस होमोलोगस क्रोमोसोम को हम आगे रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए, होमोलोगस क्रोमोसोम ले लिए, ये है क्रोमोसोम, ठीक है, और ये है इसका दूसरा जोड़ा, ये है इसका दूसरा जोड़ा, ठीक है। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। सबसे पहले क्या होता है ना, ये जो क्रोमोसोम है अपना जेरोक्स तैयार करते हैं, अपना फोटोकॉपी तैयार करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं ना हम बाबू, यहाँ पर हम 2 कलर से शो करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है ना एक क्रोमोसोम जो आता है वो मदर से आता है डैड, और एक सेट जो आता है वो फादर से आता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो कलर से शो करते हैं। ये है फादर वाला, ठीक है, ये मदर का है और ये कहाँ है, फादर का है, ठीक है। इस पे जो जीन्स है, जीन्स को हम दिखा लेते हैं, ये जीन्स है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये जीन्स है, ठीक है। यहाँ पे भी ये जीन्स है। और आपको अच्छे से पता है होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो अगर क्रोमोसोम फर्स्ट, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो इस पे उपस्थित एक जीन यदि क्या कर रहा है, आई कलर को प्रदर्शित कर रहा है, तो दूसरा जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर भी जो जीन्स होगा वो आई कलर के लिए प्रदर्शित होगा। और ये डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है, जैसे फादर में थे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ बी है जीन, यहाँ पर क्या है, स्मॉल बी है। यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं डी है और इस पे भी डी है, दोनों डोमिनेंट आ गए, ठीक है। यहाँ पर जो है ई है, तो यहाँ पर क्या है, ई है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मान लेते कुछ भी जी है, तो इस पे भी जी है। तो इस तरह से आपको पता है कि ये भी अगर हम इस तरह से पूरे चले जाए तो ये सारा जो है लिंक्ड जीन को शो करेगा, ये है लिंक्ड जीन है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब सेल डिवीजन होनी शुरू होती है, जब सेल डिवीजन होनी शुरू होती है तो सबसे पहला होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, जिससे क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो अपने जैसा ही क्या करते हैं, फोटोकॉपी तैयार करते हैं। तो मान लेते हैं ये मदर का क्रोमोसोम है और ये मदर के क्रोमोसोम ने क्या किया है, अपना फोटोकॉपी तैयार कर लिया, ठीक है। और फादर का जो क्रोमोसोम है ये भी क्या कर लिया, अपना फोटोकॉपी तैयार कर लिया। ये फादर का क्रोमोसोम है और इसने भी अपना क्या कर लिया, फोटोकॉपी तैयार कर लिया, ठीक है। और फोटोकॉपी तैयार करने के बाद क्या है कि यहाँ पर इस तरह की घटना आपको देखने को मिलती है कि जो एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं ना, ये मदर से आए, फोटोकॉपी तैयार किया, जो मदर था ना वो जैसा क्रोमोसोम इसके पास था, जो जीन्स इसके पास था, सेम जीन्स वाले क्रोमोसोम इन्होंने तैयार किया। तो ये दोनों जो है एक दूसरे का रेप्लिकेंट है। ये फादर का था तो फादर वाला भी क्रोमोसोम ने अपने जैसा ही क्रोमोसोम को तैयार किया, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाता है क्या, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जिससे क्रोमोसोम जो है डबल हो जाता है। मदर वाला भी डबल हो गया, फादर वाला भी डबल हो गया। इस पे जीन्स को हम लोकेट कर देते हैं बाबू। तो अगर ये मदर है तो मदर से जो जीन आया था, ए आया था, क्या आया था, बी आया था, यहाँ पर क्या आया था, डी आया था, यहाँ पे ई है और यहाँ पर जो जी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है और सॉरी, ये तो मदर का ही है ना, मदर का ही हमने बनाया था, तो मदर का है तो मदर वाला ही जीन होगा इसके ऊपर। यहाँ पर ए है, बी है, डी है, ई है। जैसा जो जीन्स मदर के पास था, मदर का जो पहले का डीएनए, पहले का गुणसूत्र में था, वही जो है आपके इसके फोटोकॉपी का गुणसूत्र में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि फोटोकॉपी गुणसूत्र तैयार करता है, क्रोमोसोम तैयार करता है, तो दोनों जो है सिमिलर है, ठीक है। इस दोनों को हम सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। इस दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड या पुत्री गुणसूत्र कह लेते हैं, ठीक है। अब ये फादर वाला है, तो फादर पर क्या था बाबू, ए, बी, यहाँ पर डी, ई, जी, ठीक है। यहाँ पर भी सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों तो एक दूसरे का फोटोकॉपी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, ए, बी, डी, ई और नीचे वाले मान लेते हैं जी, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है तब जाकर जो है इस तरह का जो है ये क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच हो जाता है। सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से इस तरह से अटैच हो जाता है, ठीक है। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड।
ये दोनों जो है एक दूसरे का सिस्टर क्रोमेटिड, ये मदर से आया, ये फादर से आया, ठीक है। और ये है नन सिस्टर क्रोमेटिड, नन सिस्टर क्रोमेटिड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपुत्री गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। एक मदर का और एक फादर का, इसको हम नन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, मेन विचित्र घटना तो यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम जीन्स लोकेट कर देते हैं, यहाँ पर भी जीन्स लोकेट कर देते हैं। ये हो रहा है मियोसिस के दौरान, बाबा ध्यान देना है, ये सारी जो घटना घट रही है मियोसिस के दौरान घट रही है। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख भी देते हैं हम। यहाँ पर लिख दिए ए जीन है, बी जीन है, यहाँ पे डी जीन है, ई जीन है, जी जीन है, यहाँ पर भी ए है, क्या है यहाँ बी है, यहाँ पर डी है, ई है और जी है, ठीक है। यहाँ पर है स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल डी, ई है और जी है, ठीक है। यहाँ भी ए है, बी है, डी है, ई है और जी, ठीक है। तो ये जो है प्योर मदर के जीन्स इस पे है, प्योर फादर के जीन्स इस पे, ठीक है। अब क्या देखने को मिलेगा कि जब ये सेल्स क्या है, जब ये सेल पहुंचेंगे आपके मियोसिस फर्स्ट के बाबू पेन काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। आप लोग को कितनी बार बोलते हैं कि आप लोग जो है पेमेंट कर दीजिए ताकि हम नया पेन ला सकें। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में है, अभी हमने बहुत सारी अवस्था बताया था। प्रोफेज फर्स्ट के पेकाइटिन अवस्था में, पेकाइटिन फेज में है, ठीक है ना, यानी पेकाइटिन फेज, पेकाइटिन फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के पेकाइटिन फर्स्ट प्रावस्था में। और यहाँ पर क्या देखने को मिला, काफी विचित्र घटना देखने को मिली। ये और उसके बाद क्या है, ये ऊपर से ये और ये नीचे से ये, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है, इस जगह पे, इस जगह को, इस पॉइंट को, इस जोड़ को कयाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, कयाज्मा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि दो जो नन सिस्टर क्रोमेटिड है एक दूसरे से किसी एक पॉइंट पे चिपक गए हैं, एक दूसरे से किसी एक पॉइंट पे क्या हो गए, चिपक गए, ठीक है। जीन्स को हम लोकेट कर लेते हैं। यहाँ जो जीन्स है, ये बार बार जो लिख रहा पड़ रहा है ना, टाइम वेस्टिंग होता है। बी और यहाँ पर डी, यहाँ पर ई और यहाँ पर जी, ठीक है। इस जगह पर जो जीन्स है वो आपको अच्छे से पता है, ए, इस जगह पर बी, इस जगह पर डी, इस जगह पर ऑब्वियसली ई और इस जगह पर जी, ठीक है। इस जगह पर जो है वो है स्मॉल ए,
इस जगह पर है स्मॉल b, इस जगह पर है कैपिटल D, इस जगह पर है E और इस जगह पर है G। ठीक है, तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है कि दो नन सिस्टर क्रोमैटिड, एक मदर का और एक फादर का, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए हैं, चिपक गए हैं। और एक दूसरे से चिपक जाने के बाद ये क्या कर रहे हैं कि अपने कुछ खंडों का ये आदान प्रदान कर दे रहे हैं। जब ये चिपक गए ना, कयाज्मा बनाए, कयाज्मा बनाने के बाद जब ये कयाज्मा अलग होगा, ये कयाज्मा ये जो चिपके हुए हैं, जब ये एक दूसरे से अलग होंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसी जगह पर इतना जगह है। ठीक है, इस जगह पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो फादर के जो क्रोमैटिड है और जो मदर के क्रोमैटिड है, ये दोनों एक दूसरे से चिपक गए हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा कि फादर का जो कुछ क्रोमोसोम है, फादर का क्रोमोसोम का कुछ खंड टूटकर मदर से चिपक जाएगा और मदर का कुछ खंड टूटकर फादर से चिपक जाएगा। ये बात समझ में आई? वह एक्सचेंज ऑफ सम सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। देखिए, अब जब ये अलग होंगे ना एक दूसरे से, ये तो अभी चिपके हुए हैं, जब ये एक दूसरे से अलग होंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वो अब एक्चुअली समझिएगा, वो अब एक्चुअली समझना है। ठीक है, चलिए, हुआ एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में हुआ ये है कि वहाँ पर हुआ क्रॉसिंग ओवर और फादर के कुछ जो क्रोमोसोम है वो टूट गए और फादर के कुछ क्रोमोसोम खंड जो है वो इस पे आ गए मदर पे, और मदर का जो कुछ क्रोमोसोम का खंड है वो चला गया फादर के क्रोमैटिड। तो कहाँ चला गया? फादर के क्रोमैटिड पे। ये हिस्सा जो है, ये इतना हिस्सा अगर देखा जाए तो ये हिस्सा है मदर का, जो कि फादर के क्रोमैटिड पे आपको देखने को मिल रहा है, आया ना। और ये हिस्सा जो है, सॉरी, ये जो हिस्सा है ये है मदर का, सॉरी फादर का, जो कि मदर के क्रोमोसोम के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्चुअली में हुआ एक्सचेंज ऑफ सम सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, देखिए ना क्या हुआ, यहाँ पर जो था वो मदर का था, यहाँ पर फादर का ये कुछ हिस्सा टूटा और टूट के चला गया किस पे, मदर पे, और मदर का जो क्रोमोसोम था इसके कुछ खंड टूटे और वो चला गया फादर पे। ठीक है, ये हो गया एक्सचेंज ऑफ सम सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, और इसी घटना को हम लोग नाम दे देते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसी घटना को हम नाम दे देते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब जरा सा एक बात को समझना है, बात को ये समझना है बाबू कि ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्या हो गया, ये क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ ये कब हुआ, तो आपको याद रखना है मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में भी पे काइटिन अवस्था। बात समझ में आ गया, और ये आपसे पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, इससे क्या हुआ कि इस क्रोमोसोम पे क्या असर पड़े, असर क्या पड़े कि जो नन सिस्टर क्रोमैटिड थे, क्योंकि जो दूर दूर क्रोमोसोम उपस्थित थे इसमें, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, इस दोनों में कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। एक्सचेंज किस दोनों में हुआ, इन दोनों में हुआ, जो कि नन सिस्टर क्रोमैटिड है। एक क्रोमैटिड मदर का और एक क्रोमैटिड किसका था, फादर का था। ठीक है ना, तो ये जो है नन सिस्टर क्रोमैटिड है, नन सिस्टर क्रोमैटिड है। ठीक है, ये नन सिस्टर क्रोमैटिड है, जो कि हम यहाँ भी लिख चुके हैं। कमेंट कीजिए बाबू।
कुछ बढ़िया पेन लाए, आप लोग को अच्छे से बताए। नन सिस्टर क्रोमैटिड, ये बात समझ में आ गया। और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के में क्या हुआ कि कुछ खंडों का आपस में आदान प्रदान हो गया, और इसी प्रक्रिया को हमने नाम दे दिया जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। अब क्रोमोसोम के कुछ, क्रोमैटिड के कुछ हिस्से का आदान प्रदान हुआ, इसका मतलब जीन्स का आदान प्रदान हुआ, जीनों का विनिमय हुआ यहाँ पे। तो देखिए जीनों का विनिमय वो कैसे हुआ, जिस बात को समझिए, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं यहाँ पर क्या था। यहाँ पर जो हमने 3 जीन्स को दिखाया था, जीन्स ए, जीन्स बी, जीन्स डी, और यहाँ पे हमने दिखाया था 2 जीन्स को, जीन्स ई और जीन्स जी को दिखाया था, ठीक है। यहाँ पर अब चूंकि ये जो खंड है वो किसके हैं, फादर के हैं, तो फादर के हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है जीन्स ए है, उसके बाद का खंड जो है मदर के है, यानी यहाँ पर जो है जीन्स बी ही, यहाँ पर जीन्स जो है डी ही है, यहाँ पर जो जीन्स है जो मदर के थे वही मदर के है, लेकिन जो खंड फादर से आया है वो फादर के जीन को लेके आया है, जीन ए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ई है और नीचे में क्या हो जाएगा, एफ, सॉरी जी हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन से जीन होंगे, क्योंकि ये खंड जो है वो मदर के हैं, तो मदर के इस खंड में जो जीन्स थे वही आएंगे ना, इस खंड में ये जीन्स थे, ठीक है। तो वो कहाँ आपको देखने को मिल गए, फादर के एक क्रोमैटिड पे देखने को मिल गए। तो कैपिटल है, पहले इस जगह पे था स्मॉल है, और स्मॉल ए वाला जीन तो एक ये क्या कर दिया, दे दिया मदर वाले क्रोमैटिड को, और मदर वाला क्रोमैटिड ने अपने जीन को दे दिया फादर वाले क्रोमैटिड को। इस तरह से हो गया जीनों का आदान प्रदान, हाँ या ना। चलिए यहाँ है बी, यहाँ है डी, यहाँ है ई, और यहाँ पर है जी, ठीक है। यहाँ पर जो है ए, इधर वाले में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि ये दूर थे इसलिए इसमें जीन्स का आदान प्रदान नहीं, ठीक है। अब बोलोगे सर ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है इसका जो है प्रभाव हमको कहाँ देखने को मिलेगा, तो इसका प्रभाव हमको सीधे जो है गैमीट में देखने को मिलेगा बाबा। इसका जो प्रभाव है सीधे हमको गैमीट में देखने को मिलेगा कि यही क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर आप कह सकते हो युग्मक का निर्माण करते हैं। आपको पता है कि ये एक सेल जब ये चलना शुरू किया तो 4 सेल का निर्माण करेगी, यानी 4 जो है अगुणित कोशिका का निर्माण होगा, जिसको हम लोग गैमीट कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा क्या ना कि ये जो क्रोमोसोम है अब ये सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये है मदर वाला, ठीक है, और ये है दूसरा मदर वाला। चलिए हम चिपका के बना दिए तो गड़बड़ हो गया, इसको अलग थोड़ा बनाते हैं। पेन की वजह से काफी स्लो लिखना पड़ता है बाबू। चलिए ये भी है मदर वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये है फादर वाला और ये है फादर वाला। देखिए ये अलग हो गया, ए अलग हो गया, ठीक है। ये अलग हुआ तो यहाँ पे है, ये अलग हुआ तो यहाँ पे है। चलिए तो जब अलग हुआ है तो इसके जो कुछ खंड हैं, कुछ खंड जो है वो मदर के, सॉरी इसके ऊपर वाला जो एक खंड है, थोड़ा सा खंड जो है ये तो आ गया था किससे, फादर वाला है, ठीक है। और मदर पे भी इसका, फादर पे भी इसका देखने को मिलेगा, ये ऐसे, ठीक है। और बाकी 2 जो है वो प्योर रह जाएंगे। चलिए यहाँ पर हम जीन्स को लिख लेते हैं, क्या सब बनेगा। यहाँ पर जो जीन्स है वो ए है,
यहाँ पर जो जीन्स है वो बी है, सही हो जाएगा। यहाँ पर जो जीन्स है वो बी है, यहाँ पर जो जीन्स है वो डी है, जो थे वही है। यहाँ पर जो जीन्स है वो ई है, और यहाँ पर जो जीन्स है वो जी। ठीक है, यहाँ पर जो जीन्स है वो आप बताओ क्या है? ये तो फादर वाला खंड है ना बाबू, तो फादर वाला का ऊपर में कौन था? स्मॉल ए। ठीक है, और बाकी सब तो मदर वाला ही है, मतलब ई टी, यहाँ पे ई और यहाँ पे जी। यहाँ ये तो मदर वाला खंड है, मतलब यहाँ पर ए कैपिटल है। ठीक है, बाकी सब तो फादर वाला, यानी कि स्मॉल बी, और उसके बाद फिर डी, उसके बाद ई, उसके बाद फिर जी। और ये तो प्योर जो है ये फादर वाला है, ए, ये पी, ये टी, और ये ई, और लास्ट में हो जाएगा जी। ठीक है, ये है 4 गैमीट, अलग अलग गैमीट के अंदर ये प्रेजेंट होंगे। ये गैमीट फर्स्ट, गैमीट सेकेंड, गैमीट 4, गैमीट 5, ये 4 अलग अलग युग्मक बने। आया ना? अब देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। अगर हम मान के चलते हैं कि कैपिटल ए जो है, ये जो कैपिटल ए है ये आई कलर को शो करता है, आई कलर को। ठीक है, और स्मॉल ए भी आई कलर को शो करता है। ए भी किसको शो करता है? ऐसा करेगा, ये भी किसको कर रहा है? आई कलर को शो कर रहा है। ठीक है, बट ए जो है, ए कैपिटल जो है वो ब्लैक को शो कर रहा है। यहाँ पर हम ये दिखा देते हैं, कैपिटल जो है ये ब्लैक को शो कर रहा है, और ये जो स्मॉल ए है ये मान लेते हैं कि ये ब्राउन को शो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये जो जिसमें भी ये गैमीट बन रहा है, चाहे वो मदर के सेल में बन रहा हो या फादर के सेल में बन रहा हो, ठीक है, कहीं भी ये गैमीट बन रहा है तो उनके अंदर जो जीन्स आए थे वह ब्लैक के लिए मदर से और ब्राउन के लिए फादर से आए थे। और इस प्रकार से जो डोमिनेंट था वो इनमें, ये जिनकी सेल है उनमें दिखाई दे रहे थे। अगर मदर में ये काम हो रहा है तो मदर में लक्षण क्या होगा? कैपिटल ए प्रदर्शित कर रहा होगा, फादर में भी कैपिटल ए को प्रदर्शित कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं नीचे कि ये जो ई है, ई को, ठीक है, ई जो है मान लेते हैं कि ये हाइट को प्रदर्शित करता है, ये हाइट को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और ये भी क्या कर रहा है? हाइट को प्रदर्शित कर रहा है। तो दोनों जीन तो सेम ही है बाबू, यानी कि कैपिटल है तो ये लंबा है, मदर से जो जीन आया वो भी लंबा, फादर से जो जीन आया वो भी लंबा है। ठीक है, यहाँ पर जरा सा देखना है आपको, यहाँ पर देखना है, अगर हम इस गैमीट का, एक गैमीट का अगर आँखों का रंग, आई कलर और हाइट को ध्यान में रखें तो इस गैमीट में, ये जो पहला गैमीट है इसका अगर जीनोटाइप लिखें तो आँखों के रंग के लिए हम क्या लिखेंगे? कैपिटल ए, हाँ या ना? और सॉरी बी हम बेकार लिख दिए, आँखों के रंग के लिए लिखेंगे कैपिटल ए। और अगर हम बात करें हाइट के लिए तो इसके लिए लिखेंगे क्या? ई। यानी ये 2 लक्षण को हमने ध्यान में रखा, और हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो गैमीट है, ये पहला वाला जो गैमीट है, अगर ये संतति में जाता है तो ये गैमीट
ये गुणसूत्र अपने साथ आंखों के रंग के लिए कैपिटल ए जीन ले जा रहा है और हाइट के लिए कैपिटल ई जी ले जा रहा है, ठीक है ना। ये आखिरी वाला जो गैमीट है, ये गुणसूत्र अगर चला गया गैमीट के साथ तो ये अपने साथ क्या लेके जा रहा है, तो ये स्मॉल ए ले जा रहा है आंखों के रंग के लिए और कैपिटल ई ले जा रहा है, कैपिटल ई ले जा रहा है, ये कैपिटल ई ले जा रहा है हाइट के लिए, ठीक है ना। जो कि कैपिटल ए और स्मॉल कैपिटल ए और कैपिटल ई ये दोनों जो है मदर के पास थे, प्योर ये मदर, ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन है। देखिए ना, मदर से जो गैमीट आया था कैपिटल ए और कैपिटल ई, ये है मदर के कॉम्बिनेशन यानी पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, हाँ या ना। अब देखिए जो फादर है इनके पास आंखों के रंग के लिए स्मॉल ए और हाइट के लिए ई है, इसका मतलब ये भी क्या है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। लेकिन इसमें जरा सा देखिए ध्यान से, तो आपको पता चलेगा स्मॉल ए कैपिटल ई के साथ है, आई थिंक हमने कैपिटल ले लिया था तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। यहाँ पर जीन चेंज हुआ है तो कैपिटल ए कैपिटल ई के साथ है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, एक जो जीन है वो मदर का, एक जीन फादर का, एक जीन मदर का, एक जीन फादर का। यहाँ पर दोनों का दोनों जीन जो है वो मदर का ही है, देख रहे हो आप इस क्रोमोसोम पे, यहाँ पर दोनों का दोनों जीन जो है मदर का ही है। लेकिन इसमें जो है एक जीन मदर का, देखिए कैपिटल स्मॉल ए कहाँ से मिला है, फादर से, और बाकी नीचे का जो जीन्स मिला है मदर से। ये मिला है, ये छोटा सा खंड में जो जीन है वो मिला है आपका मदर से, और नीचे वाला जो है फादर से। तो इसको हम बोलेंगे रिकम्बिनेंट। क्या बोलेंगे, एक लक्षण के लिए मदर का जीन है, एक लक्षण के लिए फादर का जीन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेंट। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आई कि रिकम्बिनेंट बनते कैसे है, ठीक है। क्योंकि अगर इस युग्मक, ये युग्मक, इनमें से कोई युग्मक अगर जाता है संतति में तो एक जीन जो अपने साथ ले जा रहा है वो फादर का ले जा रहा है, बाकी जीन जो है मदर का ले जा रहा है, ठीक है, नीचे वाला। और ये अगर जाता है तो एक जीन मदर का ले जा रहा है और बाकी जीन फादर का ले जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो मदर का जीन है मदर के लक्षण को प्रदर्शित करेंगे, फादर का जीन है जो फादर के लक्षण को प्रदर्शित करेंगे। लेकिन अगल बगल में जो क्रोमोसोम है वो पूरा का पूरा जीन जो है वो पेरेंट से लेकर जा रहा है, यानी कि पिता से लेकर जा रहा है, और इधर वाला पूरा का पूरा जीन जो है कहाँ से लेके जा रहा है, वो मदर से लेके जा रहा है। तो वैसा क्रोमोसोम जिसपे कुछ जीन जो है मदर के क्रोमोसोम, कुछ खंड जो है मदर के क्रोमोसोम का और कुछ खंड फादर के क्रोमोसोम का, तो वैसे क्रोमोसोम को हम लोग जो कह लेते हैं रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम कह लेते हैं। तो रिकम्बिनेशन के पीछे का रीजन क्या है, वो है क्रॉसिंग ओवर। बात समझ में आ गई। ये जो था ओवरऑल किसके बारे में था, क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या हुआ, ये क्रॉसिंग ओवर होने के कारण ही ये जो लिंक्ड जीन थे इनकी जो दोस्ती थी वो टूट गई और ये दूसरे के साथ दोस्त बन गए, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉसिंग ओवर हो गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चल के हम समझते हैं कि पुनर्योजन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिकम्बिनेशन, ठीक है। तो जब जीन विनिमय हो गया यानी क्रॉसिंग ओवर हो गया, जीन विनिमय हो गया यानी क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो क्रॉसिंग ओवर के बाद जो गुणसूत्रों पर जीनों की नई व्यवस्था आती है उसको हम लोग पुनर्योजन या रिकम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। एवं जिस गुणसूत्र में जीन विनिमय के कारण पुनर्योजन हुआ है पुनर्योजित गुणसूत्र या रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम कहलाते हैं। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर, ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। और होमोलॉगस क्रोमोसोम में ये क्या है,
ये है, ये दोनों है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में क्या यहाँ देखने को मिला, यहाँ पर आपको देखने को मिला बना कयाज़मा। क्या बना? कयाज़मा बना। और कयाज़मा के बाद हुआ क्या? क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर के बाद जो है आप देख रहे हो कि ये जो है जीन, ये इस पे जितने भी जीन्स थे मदर के, इस पे जितने जीन्स थे फादर के, लेकिन क्रॉसिंग ओवर के बाद जो नया क्रोमोसोम बना है उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से जो खंड है वो अदला बदली हो गया है, ठीक है ना। कुछ खंड जो है मदर वाले फादर पे, फादर वाले मदर पे, तो ये इसी को हमने कह दिया क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होता है, देखिए क्या हुआ वो क्रॉसिंग ओवर के बाद बाबू। मदर में जो जीन्स थे वह ए थे, बी थे और सी थे एक साथ, ये लिंक्ड जीन थे। फादर में स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल थे, ये लिंक्ड जीन थे, ठीक है। सेम तो सेम जीन्स आपको यही इस दूसरे क्रोमैटिड पे भी देखने को मिलेगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब गुणसूत्रों का आदान प्रदान हुआ तो क्या देखने को मिला कि जो कैपिटल सी है वो चला आया इस पे, और जो स्मॉल सी है वो चला आया इस पे। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन देखने को मिल रहा है, पहले था ए बी सी कंडीशन, अब क्या हो गया रिकम्बिनेंट ए बी स्मॉल सी, ठीक है। फिर इस पे क्या देखने को मिल गया, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में क्या, ए बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये प्योर मदर जैसा है, ये प्योर जो है फादर जैसा, ये मदर जैसा और ये फादर जैसा, लेकिन ये इसमें कुछ जीन मदर के, कुछ जीन फादर के। जैसे ए बी जो है वो प्योर कहाँ से है, मदर से, सॉरी ए बी, यहाँ पर ए बी जो है ये कहाँ से है, मदर, ठीक है। लेकिन आखिरी का जो है कैपिटल सी होता तो ये पूरा मदर के जीन्स होते, लेकिन आखिरी में जो है स्मॉल सी है, इसका मतलब ये स्मॉल सी किसका, फादर का है, तो ये है रिकम्बिनेंट, ये है रिकम्बिनेंट, ठीक है। स्मॉल सी है रिकम्बिनेंट, ये क्या है ए बी और कैपिटल सी, ए बी फादर का लेकिन कैपिटल सी मदर का, यानी कि ये जो है रिकम्बिनेंट है, ये जो है रिकम्बिनेंट। ये गैमीट अगर बच्चे में जाता है तो प्योर मदर के लक्षण को ले जाएगा, ये गैमीट जाता है तो प्योर फादर के लक्षण को ले जाएगा। लेकिन ये गैमीट अगर बच्चे में जाता है तो ए बी तो मदर के लक्षण ले जाएगा, लेकिन सी किसका, फादर का लक्षण, यानी कि बच्चे में आपको रिकम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ए स्मॉल बी तो फादर के लक्षण को शो करेगा, लेकिन सी मदर के लक्षण यानी रिकम्बिनेशन को शो करेगा। तो रिकम्बिनेशन के पीछे का रीजन क्या है, तो रिकम्बिनेशन के पीछे का रीजन जो है क्रॉसिंग ओवर है, जो कि मियोसिस फर्स्ट के पेकाइटिन अवस्था में घटती है, ठीक है। तो जीन विनिमय के बाद गुणसूत्रों पर जीनों की नई व्यवस्था आ जाती है। पहले जीन ए बी सी थे तीनों कैपिटल में, पहले जीन ए बी सी थे तीनों स्मॉल में, लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो देखिए ए बी तो है लेकिन यहाँ स्मॉल सी है, यहाँ पर स्मॉल है, स्मॉल बी तो है लेकिन कैपिटल सी है। ये जीनों की जो नई व्यवस्था आ गई ना, ये जीनों की जो नई व्यवस्था आ गई, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, रिकम्बिनेंट कह रहे हैं। तो वैसा गुणसूत्र जिस पर रिकम्बिनेशन हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, वैसे गुणसूत्र को हम पुनर्योजित गुणसूत्र या रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक है ना। तो पुनर्योजन से क्या समझते हैं, रिकम्बिनेशन से क्या समझते हैं, तो जीन विनिमय के बाद गुणसूत्रों पर जीनों की नई व्यवस्था, ठीक है। पहले ए बी सी था, पहले स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी था, लेकिन क्रॉसिंग ओवर के बाद स्मॉल बी के साथ कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ स्मॉल सी आ गया, ये रिकम्बिनेशन है, ये नई व्यवस्था है। स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ कैपिटल सी, ये नई व्यवस्था है, ठीक है। ये नई जीनों के अरेंजमेंट की नई व्यवस्था का आना ही रिकम्बिनेशन कहलाती है। एवं जिस गुणसूत्र में जीन विनिमय के कारण पुनर्योजन हुआ है, रिकम्बिनेशन हुआ है, उसको पुनर्योजित गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पैरेंटल क्रोमोसोम है, ये पैरेंटल क्रोमोसोम है, लेकिन ये दोनों जो है रिकम्बिनेंट यानी पुनर्योजित गुणसूत्र है। इस पे कुछ लक्षण मदर के, कुछ लक्षण फादर के, ठीक है बबुआ। चलिए इसको आगे चलते हैं।
पूर्ण संलग्नता से आप क्या समझते हैं? पूर्ण संलग्नता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई कंप्लीट लिंकेज? ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं ना बाबू, क्लास आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो जितना हमने बताया सबसे पहले क्या कीजिए, आप उसको कवर कर लीजिए, फिर हम आगे की बात जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बाबू, पढ़ते रहिए।